हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम के बारे में। तो आखिर क्या था इनका नियम? ठीक है, इसको पढ़ते हैं। बोला गया कि माइकल फैराडे ने सन 1824 में वैद्युत अपघटन से संबंधित दो महत्वपूर्ण नियम दिए। ठीक है, इसी को फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। ठीक है, ये क्या बताता है? यह इलेक्ट्रॉन मुक्त होने पदार्थ की मात्रा। ठीक है, यानी कि जब वैद्युत अपघटन होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एनोड की बात की या फिर कैथोड की बात की जाए, उस पे जितने पदार्थ जमा होंगे, ठीक है ना, उसमें कितनी धारा उससे प्रवाहित है, ये उसके बीच में संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे जैसे ये कोई मानते हैं अपघटन हो रहा है। ठीक है, अपघटन की चीजें हो रही है। जैसे मान लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक तरफ लिया गया है आपका एनोड, ठीक है, दूसरी तरफ क्या है आपका कैथोड। ठीक है, यहाँ पास कॉपर सल्फेट लिया गया है और यहाँ पास सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पास देखा गया कि यहाँ पास आप देख रहे हो कुछ बनाया गया है। यहाँ पास जब रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोड पर कुछ चीजें आपको जमा होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कुछ चीजें जमा हो रही हैं। तो पदार्थ कितना जमा होगा और इसमें से कितनी धारा प्रवाहित करेंगे, तब उनके बीच में संबंध को ही बताता है। जैसे इसका हम पढ़ लेते हैं पहला नियम। पहला नियम क्या बताता है कि वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या इलेक्ट्रित होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान m जो होता है विलयन में प्रवाहित किए कुल आवेश के समानुपाती होता है। यानी इससे कहने का मतलब है जो आपका इलेक्ट्रोड था, ठीक है, उस पे उतने ही मतलब कितने पदार्थ जमा हुए हैं वो इस बात पर निर्धारित करेगा कि इस इलेक्ट्रोड में कितना आवेश आया है। ठीक है, तो वही बोला गया कि जिनका द्रव्यमान जो होगा, जितना उसमें आवेश प्रवाहित किया जाएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, अब आप जानते हो कि जो क्यू होता है, क्यू को आप आईटी लिख सकते हो, क्योंकि करंट क्या होता है? करंट जो होता है आवाज सॉरी आवेश प्रवाह होने की दर ही होती है। ठीक है, अगर टी को वहां मल्टीप्लाई कर दिए, इसीलिए लिख रहे हैं उसको हम क्यू द्वारा टी, इसको मतलब इसलिए ऐसा हटा रहा हूं मैं। ठीक है, यानी क्यू बराबर आई टी हो गया। ठीक है, तो इसको जब रखा आपने तो क्यू की जगह आप आई टी रख सकते हो। उसके बाद जब इनका अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटता है तो वहां पास नियतांक आता है। ठीक है, यहाँ पास एक नियतांक आता है जेड। ठीक है, अब जेड क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। पहले पहले इसे समझ लेते हैं। एम क्या है? जमा पदार्थ का द्रव्यमान, इलेक्ट्रोड पे कितना पदार्थ जमा होगा। ठीक है, आई क्या है? उसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है। ठीक है, पी क्या है? कितने समय तक प्रवाहित कर रहे हो, इस पर भी निर्भर करेगा ना। पता लगा 1 मिनट प्रवाहित करोगी तो रिएक्शन कम होगी, तो उस पर कम चीजें जाके चिपकेंगी। लेकिन वही अगर लंबे समय तक कर दोगे हो सकता है कि इलेक्ट्रोड पे ज्यादा मात्रा पदार्थ की पहुंच जाए। ठीक है, तो कितने समय तक आवेश प्रवाहित हो रहा है इस बात पर भी निर्भर करता है। जेड क्या होता है? इस बोले नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोल देते हैं। ठीक है, याद रखने के बाद है फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, इनका द्वितीय नियम क्या था? यदि विभिन्न वैद्युत अपघटन, ठीक है, अलग अलग वैद्युत मानती ये हो जाएगा एक ये वाला। ठीक है, यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विरुद्ध समान मात्रा, मतलब इसमें जितना आवेश इसमें प्रवाहित किया जा रहा है उतना ही आवेश इसमें प्रवाहित किया जाए। ठीक है, इधर समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक ई के, ठीक है, रासायनिक तुल्यांक के भारों के समानुपाती होंगे। ठीक है, देखो होता क्या है कि जो अभी आप इसके पहले लिखा था आपने, तो वहां पास जो जेड जेड था, जेड वो होता है ई बटे 96,500। ठीक है, जेड की वैल्यू होती है। ई यहाँ पास क्या होता है? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार आपको मैंने जब नॉर्मलता पढ़ाई थी वही वाला है। ठीक है ना, कोई दूसरा नहीं है, जो आप पीछे पढ़ के आए हो वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पास ई बटे 96,500 होता है। अब बोल दिया गया कि अगर दो इलेक्ट्रॉन है उसमें मान लेते हैं यहाँ पर आवेश सेम प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो सेम प्रोवाइड करोगे यानी कि क्या लिख सकते हो आप? ठीक है, इनके सेम आवेश प्रोवाइड करोगे तब देखो क्या होगा। जैसे अगर W1 लिखना हो, कितना गया? W1 बराबर Z1, क्योंकि अलग अलग चीजें हैं तो अलग अलग वैल्यू। Z1 क्यू से भी है। W2 बराबर Z2 क्यू। W2 या फिर M1 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, M1 M2 वेट भी लिखा है, मास चार्ज हो। ठीक है, तो यहां से W2 सॉरी
यहाँ पास क्यू से क्यू कट जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं जो होता है आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर समान आवेश प्रवाहित करोगे तब, ये था उनका द्वितीय नियम। ठीक है, ये तो आ गया जब उससे मिलान करेंगे तब कि Z1/Z2 बराबर E1/E2। M1 M2 क्या था यहाँ पास, इलेक्ट्रॉन और मुक्त पदार्थ के द्रव्यमान, और जो था आपका E1 E2 क्या था, जहां पास M1 और M2 इलेक्ट्रॉन पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान है, और E1 E2 क्या था, पदार्थ के तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या होता है, उसके परमाणु भार बटे में उसकी संयोजकता। तुल्यांकी भार मतलब होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है बटे में उसका एन फैक्टर कितना है। ठीक है, वही संयोजकता के बराबर आता था। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते थे जो आप यहाँ पास बार बार ई आ रहा है। ठीक है ना, ई यानी फैराडे नियतांक एफ की बात कर लेते, यानी कि जो आप लिख रहे हो जेड बराबर E/F। ठीक है, वो क्या होता है, एफ वही एक फैराडे होता है 96,500 कूलम के बराबर, 96,500 कूलम के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये फैराडे होता क्या है, फैराडे नियतांक बोलोगे एक मोल इलेक्ट्रॉन में उपस्थित कुल आवेश को, मतलब आप इलेक्ट्रॉन के एक मोल लीजिए, एक मोल इलेक्ट्रॉन में जितने भी आवेश होंगे वो फैराडे नियतांक के बराबर होता है। इनका मान लगभग होता है 96,500 कूलम होता है, यानी कि जो आप E बराबर Z/F लिखते हो आप। ठीक है, Z/F है तो Z बराबर होता है E/96,500 कूलम। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। E क्या है यहाँ पास, E है भैया आपका तुल्यांकी भार। बाकी टॉपिक खत्म है, कहीं पास कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।